हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। सो आज हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। तो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की पीडीएफ है, जिसमें कि हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको कवर कर लेंगे, आरओ और यूपीपीसीएस को देखते हुए। तो यहाँ से आपको रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को आराम से देखना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना है। तो भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन का बहुत बड़ा रोल था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी तो उसमें जो अधिनियम पारित हुए थे वो कितने इम्पोर्टेंट थे। तो उसमें एक रेगुलेटरिंग एक्ट था जिसका को 1773 में रेगुलेटरिंग एक्ट होता है। इसमें कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। तो रेगुलेटरिंग एक्ट पूछ सकता है, तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना को ही रेगुलेटरिंग एक्ट करते हैं। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया था। और प्रथम वारेन हेस्टिंग प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल आपके वारेन हेस्टिंग थे। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। फिर चार्टर्ड एक्ट 1813, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का खर्च उपबंध किया गया। और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। तो चाय और चीनी को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। फिर 1833 चार्टर्ड एक्ट में क्या हुआ? गवर्नर बंगाल के जो गवर्नर जनरल के संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और प्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसमें 1833 जो चार्टर्ड एक्ट थे उसमें कंपनी का व्यापारिक अधिकार, जो कंपनी यहाँ पे भारत में व्यापार कर रही थी, उसका आधिकारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। तो ये प्रथम थे लॉर्ड मैकाले। फिर चार्टर्ड एक्ट 1853, यहाँ विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई और सिविल सेवकों की भर्ती के हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसके बाद आते हैं ब्रिटिश क्राउन शासन अधीन पारित अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम 1858, जिसमें कि गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय पदनाम दिया गया और भारत के राज्य सचिव पद सृजन किए गए। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, जिसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें केंद्रीय विधान परिषदों में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट में बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोला जाता है, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अब इम्पोर्टेंट वाला आता है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे कि माउंट चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। केंद्र और द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई एवं विषयों को 2 भागों में आरक्षित एवं हस्तांतरित में बांटा गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है? केंद्र, जो कि केंद्र और संघात्मक सरकार की स्थापना है। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुई और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। केंद्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालयों की स्थापना हुई और बर्मा को भारत से अलग किया गया। सिंध एवं उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण किया गया। चलिए अब देखते हैं चार्ट के आधार पर। इसमें कैबिनेट मिशन, जो भारतीय संविधान सभा थी, तो संविधान सभा का जो गठन हुआ, तो संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में और अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 में। तो संविधान जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ और अंतिम बैठक जब तक संविधान बना 46 से 1950 तक, उसमें अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 की हुई। और जो हमारा संविधान जो लागू हो गया वो 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या कब आया? तो उद्देश्य प्रस्ताव आपका 13 दिसंबर 1946 को आया। पेशकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। इस सदस्यों की संख्या जो भारतीय संविधान सभा में तो 389 सदस्य थी, जिसमें कि ब्रिटिश भारत के 296 और देशी रियासत के 93 और महिला संसद सदस्य 15 थे।
प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, 1946 को हुई। फिर अस्थाई सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद थे, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे और संवैधानिक सलाहकार, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, वो BN राव थे। फिर देख लेते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां, अब उनके अध्यक्ष ये पूछ लेता है। तो संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, क्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और अल्पसंख्यकों से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति जो कि जो संविधान का जो प्रारूप बन रहा था ड्राफ्टिंग, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्थान दिया गया था, अध्यक्ष बने थे। फिर भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो 26 नवंबर 1949 के दिन ये जो संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो लास्ट में जो 24 जनवरी 1950 को अंतरिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। तो जो भारत का जो मूल संविधान था, जब संविधान बना था तब उस समय उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी और आर्टिकल आपके 395 थे। वर्तमान की गणना की दृष्टि से 25 भाग हो चुके हैं, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं और हमारे यहाँ अब 395 से 465 अनुच्छेद हो चुके हैं। फिर जो संविधान का स्रोत लिया गया, जब हमारा संविधान बना तो संविधान को कई देशों से स्रोत के आधार पर लिया गया। तो संविधान के जो स्रोत देख लेते हैं, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता और विधि शासन लिया गया। फिर अमेरिका से क्या लिया, मूल अधिकार, न्यायपालिका स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाया जाना एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, उपराष्ट्रपति के पद की विधियों को समान संरक्षण। फिर कनाडा से क्या लिया गया, संज्ञानात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति एवं अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास थीं। फिर आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व जो कि DPSP बोला जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया एवं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या। तो राष्ट्रपति जो कि राज्यसभा में जो मनोनीत संख्या जो भेज सकते हैं, तो उनकी कुल संख्या शायद से 12 है। फिर जर्मनी में आपातकाल जो हम का जो लिया गया संविधान में स्रोत, वो जर्मनी से लिया गया और सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य लिए गए। फिर दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो कि संविधान में जो हम लोग संशोधन कर सकते हैं, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। फिर जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो जो कानून द्वारा स्थापित या जो प्रक्रिया है वो हमारी जापान से ली गई। फिर उद्देशिका प्रस्तावना में क्या हुआ, भारत होगा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर न्याय में सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रता पे, विचार पे हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति पे स्वतंत्रता है, विश्वास, धर्म और उपासनता की स्वतंत्रता है। समता का क्या है, तो समता पर प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के प्रस्तावना में जोड़ा गया और केशवानंदन भारती 1973 में उच्चतम न्यायालय के उद्देशिका को प्रस्ताव और संविधान का भाग माना। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है और डॉक्टर KM मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है। फिर देख लेते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो हमारा तिरंगा है। राष्ट्रीय पशु जो हमारा हाथी है। फिर राष्ट्रीय जलजीव डॉल्फिन है। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है। राष्ट्रीय फल हमारा आम है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा शक संवत के आधार पर चलता है। और राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और राष्ट्रीय चिन्ह आपका सारनाथ स्थित अशोक के सिंह की अनुकृति है। तो ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। फिर नए राज्यों का गठन के रूप में देख लेते तो आंध्र प्रदेश जो कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना। फिर गुजरात बना 1 मई 1960 को। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। फिर हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। फिर मणिपुर 21 जनवरी 1972। मेघालय
और त्रिपुरा, ये सब एक साथ बने। और फिर सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, फिर अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 तथा गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। तो 1 नवंबर 2000 में 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जिसमें कि बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, और उत्तराखंड जो कि यूपी से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। तो तेलंगाना जो कि सबसे लास्ट में अभी लेटेस्ट 2 जून 2014 को ये अलग हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और तेलंगाना की नया राज्य बना। राज्यों के गठन पे महत्वपूर्ण था, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश था। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में हुआ, इसके अध्यक्ष फजल अली थे एवं 2 अन्य सदस्य KM पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। उत्तर प्रदेश का गठन मानेंगे तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ एवं कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। फिर हम लोग देख लेते हैं अपने मूल अधिकार। तो जो मूल अधिकार हैं, इसका एक ट्रिक है मूल अधिकार को। तो हमारे जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमारी टोटल 6 हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, 5 4 2 4 2 1, 5 4 2 4 2 1। अब 5 क्या है, तो 5 देखते हैं कि तो राइट टू समानता का अधिकार है, वो हमारा 14 से 18 है, तो ये टोटल यहाँ पे हमारा 5 आता है। फिर मूल अधिकार 12 से 35 तक के बीच में होते हैं। फिर 19 से 22 जो कि समानता का अधिकार हो गया, ये हमारे 4 हो गए। समानता का अधिकार हमारे पास 4 तरीके के समानता का अधिकार हैं। फिर 2 तरीके के शोषण के विरुद्ध के अधिकार हैं, ठीक है। फिर 4 तरीके के हमारे पास धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से लेके 28, तो ये हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्वतंत्रता का अधिकार। फिर संस्कृत और शिक्षा संबंधित, तो ये हमारे पास 2 हैं एजुकेशनल के। फिर संवैधानिक उपचारबंदी, ये भी हमारे पास 2 है। फिर इसमें क्या है, 32वां हमारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिट का है, और 226 हमारा हाई कोर्ट में रिट का होता है। तो ये इस तरीके के हम लोगों को मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो जो मूल अधिकार हैं, जो भारत के जो लोग हैं, उनको जो फंडामेंटल राइट्स उनको प्रदान किए गए थे, तो इस तरीके से 12 से लेके 35 के बीच में हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिल गए, जो कि संविधान में हमारे दिया गया। फिर मूल अधिकार क्या होता है, महत्वपूर्ण तत्व 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300 में डाला गया। तो इसके तहत ये 300 के तहत ये एक विधिक अधिकार बन गया। मूल अधिकारों को संरक्षण हेतु आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में, और जैसे उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग रिट लगा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में हम लोग जो रिट लगा सकते हैं, जो हमें अधिकार प्राप्त है 226। तो जैसे अगर कोई चीज़ भारत में हम लोग को वो लगता है कि, तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में अगर हम अपनी याचिका लगाते हैं तो 226 आर्टिकल के तहत लगा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषणा, तो आपातकाल घोषणा के दौरान आर्टिकल 19 में जो मूल अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो जब हमारे जो आर्टिकल 19 में जो हम लोग को अधिकार मिला है वो स्वतः निलंबित, जो राइट टू फ्रीडम मिला है वो हमारे ऑटोमेटिक निलंबित हो जाते हैं जब हमारे देश में आपातकाल की स्थिति आ जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा जब आपातकाल लगा दिया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देख लेते हैं। तो DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। इसका उपबंध संविधान में भाग 4 में दिया गया है। 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। 40 में देखिए पंचायती होती हैं, और 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड।
और 51 में हमारा इंटरनेशनल पीस से जुड़ा हुआ है। तो यही जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। तो पंचायत आपका 40 हो गया, 44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया और 51 आपका इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड हो गया। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो लोक कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। फिर अब ये देखिए, हमने 51 का तो पहले ही बता दिया। तो चलिए अब राष्ट्रपति का निर्वाचन देखते हैं कि राष्ट्रपति भारत में किस तरीके से कार्य करता है। तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को बस महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। योग्यता क्या होती है राष्ट्रपति की? तो 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और लोकसभा सदस्य के निर्वाचन की योग्यता रखनी चाहिए। पद अवधि क्या होती है राष्ट्रपति की? तो पद अवधि 5 वर्ष की होती है। त्यागपत्र किसको दे सकता है राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है। एवं निर्वाचन क्या होता है? निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित सदस्य इसका वोट करते हैं और राज्यों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित करते हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, जो संसद के दोनों सदन होते हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा, उनके सदस्य मिलकर इनको वोट करते हैं। फिर राज्यों में जो विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं, एमसी होते हैं, वो भी इनको वोट करते हैं और टोटल वोट जो काउंट होता है उस हिसाब से फिर भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें जैसे देते हैं वोट। फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश उसकी अनुपस्थिति में न्यायालय जब जैसे शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो महाभियोग द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो महाभियोग किस सदन में लाया जाता है? तो ये महाभियोग आपका लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। पारित क्या होगा? दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाएगा। तो क्या होगा कि लाया तो किसी भी सदन में जाएगा, पर क्या होगा, इसको पारित आपको दोनों सदनों में अलग अलग द्वारा पारित कराना पड़ेगा। और कुल सदस्यों की संख्या, जैसे जितनी भी संख्या है उसका 1/3 सदस्य अगर इनको वोट करते हैं तो ये राष्ट्रपति भारत के हट जाते हैं। फिर उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति का आर्टिकल होता है आर्टिकल 63। इसमें क्या होता है? राज्यसभा के पाधीन होता है। तो 5 वर्ष के लिए ये भी होते हैं। शपथ राष्ट्रपति इनको दिलाता है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। अब क्या होता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातित होता है एवं निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका वो होता है, निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति को सौंपता है त्यागपत्र। तो अगर ये राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंप सकता है तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु इनकी 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो कि भारत पे केंद्रीय शासन करता है, जिसमें कि मुख्य होता है प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। लोकसभा के प्रति ये लोग उत्तरदायी होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति होती है। तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होते हैं, जो मंत्री बनते हैं, उनकी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्ति की सलाह पर होती है। और इनके प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इनका प्रमुख होता है। हटाया कैसे जाए? लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इनको हटाया जा सकता है। फिर लोकसभा के सदस्यों का कुल 15% से अधिक नहीं होना चाहिए 91 संविधान संशोधन में। अब भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार क्या होता है? इनको महान्यायवादी कहते हैं। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर समांतर 3 वर्ष का होता है कार्यकाल और नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति होता है। भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार इनको प्राप्त होता है एवं संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, किंतु इनको मतदान का अधिकार नहीं होता। योग्यता क्या होता है? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की इनकी होनी चाहिए। हाईकोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन ही भारत का मुख्य महान्यायवादी हो सकता है। फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148, इसमें इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्य क्या होता है? केंद्र राज्य सरकारों द्वारा लोक लेखा परीक्षण करना होता है। रिपोर्ट सौंपता है, ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, सेवानिवृत्ति के बाद भारत राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होना चाहिए।
फिर अब संसद देख लेते हैं। संसद के जो 2 अंग हैं, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा और एक है राष्ट्रपति। तो संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, जिसको राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो राज्यसभा क्या होता है कि राज्यों द्वारा चुने हुए विधायकों द्वारा चुने हुए भेजे जाते हैं, ये जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ये विधायक इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इनको दिल्ली भेजते हैं। और लोकसभा ये जो आम जनता द्वारा चुनाव होता है हर 5 वर्ष में, तो जनता द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, तो इन्हें निम्न सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है? तो राष्ट्रपति जो पूरे देश में जितने भी विधायक हो गए, हाई और सांसद हो गए, ये मिलकर वोट करते हैं और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा होता है? तो आर्टिकल राज्यसभा का 80 होता है। गठन की तिथि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ, जब हमारा संविधान पारित हो गया। फिर प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। अब तो अंतरिम सरकार जो हमारी बनी, जो जैसे संविधान तो हमारा 1950 में लागू कर दिया गया, पर तब तक अंतरिम सरकार हुई, तब तक कोई चुनाव नहीं हुआ। तो चुनाव जो हमारा जो 1952 में हुआ, प्रथम जो चुनाव हुआ, उसके बाद से ही ये जो लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ। इसमें गठन के तहत 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। उच्च सदन स्थायी सदन कहलाता है। सदस्यों की संख्या 250 होती है और वर्तमान में 245 है। तो ये क्या होता है कि मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रति 1-2 वर्ष में ये लोग रिटायर हो जाते हैं। तो प्रथम सभापति क्या होता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फिर लोकसभा आर्टिकल 81, फिर इसको निम्न सदन कहा जाता है। तो वर्तमान में 543 सदस्य हैं। जो सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए और सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मालवंकर। फिर प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो कि डॉक्टर मीरा कुमार थी, बिहार की। फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत होती है। फिर वित्त समितियां, तो जो भारत में जो कुल समितियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो प्रकलन समिति होती है। कुल सदस्य कितने होते हैं? जो सांसद 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 होते हैं। लोक उपक्रम समिति में 22 होते हैं। तो लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 जो कि लोक लेखा समिति में होते हैं, और लोक उपक्रम में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो न्यायपालिका अगर देखी जाए तो भारत के पिरामिड के रूप में देखी जा रही है। एक पिरामिड बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अधीनस्थ जिला जो न्यायालय होते हैं, जो नीचे से आप डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकते हैं, अपनी बात नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट ऊपर कर सकते हैं पर सुप्रीम कोर्ट में रिट के द्वारा, पर आपको पहले नीचे जरूर जाना पड़ेगा। अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, फिर उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पिरामिड के रूप में न्याय प्रणाली प्रदान की गई है। फिर निर्णय कौन करता है? धन विधेयक का आर्टिकल 110 होता है, पेश किया जाता है लोकसभा में एवं राज्यसभा में। तो धन विधेयक जो आर्टिकल 110 होता है पेश किया जाता है लोकसभा में। राज्यसभा इसको रोक सकती है, अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है, नहीं तो ये वापस फिर भेजना पड़ेगा, तो खारिज हो जाता है। अब आर्टिकल उच्चतम न्यायालय तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय 124 रखा गया है। इसमें न्यायाधीशों को हटाने के लिए 1/2 मत से बहुमत से न्यायाधीश को हटा सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की संख्या 34 थी। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। फिर हाई कोर्ट पे आ जाते हैं। तो हाई कोर्ट के लिए 214 है जो कि राज्यों में होते हैं। उच्च न्यायालयों की वर्तमान संख्या 25 है। इनकी रिटायरमेंट की आयु वर्ष 62 होती है।
फिर राज्यपाल को देख लेते हैं। तो राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण कराता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का जो जज, मेन जज होता है प्रदेश का, वो इनको शपथ दिलाता है। फिर राज्यसभा एवं मंत्रिपरिषद पे आ जाते हैं। तो राज्य में जो मंत्री होते हैं वो, उनका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री होता है। कार्यकाल राज्यपाल इनको शपथ दिलाते। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन के सदस्य बने रह सकता है। तो अधिकतम 6 महीने तक सदस्य बने रह सकता है, पर उसको फिर चुनाव में किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो वह मंत्री नहीं रह सकता है। फिर संविधान संशोधन भाग 20 में है, इसका आर्टिकल 368 में है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल होता है 368। इसमें संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो जो संविधान में जो अधिकतम संशोधन होते रहते हैं, तो संसद संविधान के किसी भी भाग में उपबंध संशोधन कर सकती है। तो संसद जो होती है वो किसी भी आर्टिकल में संशोधन कर सकती है। उनको शक्ति प्राप्त होती है। संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों को विधानमंडल की मंजूरी लेना आवश्यक है, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की इस प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यपालकों की शक्ति का विस्तार, जीएसटी परिषद, 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संविधान संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत चलती है। फिर ये स्थानीय शासन देख लीजिए, पंचायती राज एवं नगरीय शासन। तो इस तरीके से ये स्थानीय शासन हमारे देश में लागू हुआ था। फिर राज्य विधानमंडल में, तो राज्यों में राज्यपाल होता है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। तो विधानमंडल में अधिकतम संख्या 500 है और न्यूनतम सीटें 60 हैं। तो विधान परिषद में जो विधान परिषद होता है वो अधिकतम राज्यों की विधानसभा सीटों के कुल संख्या का 1/3 होता है, न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकता। फिर उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद की सीटें 100 हैं, बिहार में हर जगह नहीं है, बस उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद की सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, बिहार में 58। अब पंचायती राज की प्रमुख समितियां देख लीजिए। तो पंचायती राज की जो पीके थुंगन समिति थी, इसने अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवी केशवा समिति 1985 और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। तो पंचायती राज के संविधान का दर्जा इस समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया। तो पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, पर सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। सभी स्तरों पर महिलाओं, जो हमारे ग्राम प्रधान और जिला पंचायत, ये सब पंचायती राज विभाग के अंदर आता था। तो इन लोगों ने पंचायती राज विभाग, इसमें वित्त एवं सिफारिश राज्य आयोग करता है। तो इसमें वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का अध्यक्ष का गठन किया जाता है। और ये वित्त आयोग क्या करता है? तो संरचना में 1 सदस्य होता है, 4 सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी नहीं होता है, रिपोर्ट सौंपता है वित्त आयोग। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे तो केसी नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इस समय NK सिंह हैं। निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन जो भी चुनाव कराता है, वो आर्टिकल 324 में है। तो 61वें संविधान संशोधन 1908 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये विधिक अधिकार और मतदान का अधिकार है।
और राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त को मिलकर नियुक्ति करता है। तो 6 वर्ष से 65 वर्ष जो भी पहले हो उनको रिटायर दे दिया जाता है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। चुनाव जो होता है हमारा, जो निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का। अब आपात संबंधी आर्टिकल 18 तो 352 से 360 जो कि आपातकालीन से जुड़ा है। तो वित्तीय आपात 360 होता है। राष्ट्रपति शासन जिनमें जो राष्ट्रपति शासन लग सकता है तो 356 के तहत लगता है। और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एक नज़र में देख लेते हैं तो सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 21वां संविधान जो था 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षाओं की एवं कानून की 9वीं अनुसूची में डाला गया। फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 जिसमें सिंधी भाषा में 8वीं अनुसूची और 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। 24वां संविधान संशोधन 1971 संसद की ये अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। 35वां संविधान संशोधन 1974 सिक्किम के सहयोगी राज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो कि प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिकतर पूछा जाता है परीक्षाओं में। 44वां संविधान संशोधन कैबिनेट की सलाह पर एक बार पुनर्विचार करके भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति है, परंतु पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी नहीं था। 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया। जो दल बदल हो जाता था 1985 में कि लोग किसी पार्टी से चुनाव लड़ते थे और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे, तो दल बदल कानून 1985 में ये लाया गया। 52वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन लोकसभा में विधानसभा का मताधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो जो 21 साल पहले वोट डाल पाते थे उनको अब 18 साल पे भी वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की राजधानी को बनाया गया। तो 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मताधिकार का अधिकार दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 संविधान के मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु व्यवस्थित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्रारंभिक बाल अवस्था में देख रेख के और शिक्षा में अपबंध किया गया। फिर ये मिलान के लिए भी आ जाता है। 89वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग बनाने की व्यवस्था की गई। 91वां संविधान संशोधन केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्याओं का के 15% से अधिक नहीं हो सकता। 52वें संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची बोडो डोंगरी मैथिली और सांथली भाषा जोड़ी गई। इसी के साथ 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। तो 77वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 99वें संविधान संशोधन 2014 जिसमें कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई। 100वें संविधान संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश के मध्य भूभाग को स्थानांतरण किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 विभिन्न प्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक कर एक देश एक प्रणाली लागू करेगी, जिसको कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला गया, GST। 102वां संविधान संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर 103वां संविधान संशोधन तो आर्थिक रूप से EWS के लिए नौकरी एवं 104 EWS को नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया EWS में, जो कि 103वां संविधान संशोधन था। 104वां संविधान संशोधन 2019 लोकसभा में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों की जनजातियों की सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष तक मतलब 2030 तक आरक्षण को बढ़ा दिया गया। लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं में एंग्लो भारतीयों को मनोनयन प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने वाली सूची बनाने का अधिकार पुनः
दिया गया एवं 102वें संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया था। तो कुल अनुसूची हमारे यहाँ 12 है। अब चलिए, इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। 35 मिनट की वीडियो हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।